आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग शेयर करने के लिए इनवाइट करेंगे अर्चना श्रीवास्तव आंटी। अर्चना आंटी आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी एंड हिज होलीनेस गुरु जी महाराज के पवित्र पावन दरबार में गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, शत शत नमन। सारी प्यारी संगत जी को नमस्कार एंड होप एवरीवन इज डूइंग वेरी वेल अंडर गुरु जी's प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला। गुरु जी की शरण में एक बार गुरु जी ले लेते हैं तो फिर गुरु जी ही सब कुछ संभालते हैं। एंड समहाउ मेरे मन में एक बात है जो गुरु जी डाल रहे हैं बड़े दिनों से। रामचरितमानस में एक शब्द है जिसको कहते हैं अहेतुकी कृपा। तो अहेतुकी कृपा का मतलब ये होता है ग्रेस विदाउट एनी रीजन, किसी भी कारण के बिना कृपा करना, ये गुरु जी करते हैं। ग्रेस गुरु जी की जो कृपा है वो इसलिए नहीं होती हम पे कि हम बहुत काबिल हैं, हम बहुत वर्दी हैं, डिजर्व करते हैं, या हमने कुछ ऐसा किया कॉज एंड इफेक्ट कि हमने ये किया इसलिए गुरु जी ने हमें ऐसे ब्लेस किया और कृपा किया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गुरु जी कृपा करते हैं बिकॉज वो गुरु जी हैं, वो दयालु हैं, काइंड हैं, बेनेवोलेंट हैं और कृपा करना ही उनका स्वभाव है। गुरु जी हमेशा कहते थे मैं माफ करन वास्ते ही तो आया हूं, और कहते थे प्रार्थना करना ही है, मांगना ही है, जो कि गुरु जी ने हमेशा कहा मांगो नहीं मानो। मानने का मतलब ही यही है कि अगर आपने मान लिया उन्हें तो मांगने के लिए कुछ रह ही नहीं जाता। और गुरु जी ने कहा अगर मांगना भी है तो क्या मांगो कि इस कीचड़ से निकाल लो। गुरु जी खुद इतनी कठिन जो ये जर्नी है इस पे आए नीचे इस धरती पे, सिर्फ हम लोगों को हमारे जैसे इस कीचड़ में फंसे हुए लोगों को शरण देने, आसरा देने, निकालने। तो जब गुरु हैं तो फिर क्या डर। गुरु जी का हाथ पकड़ के, बाह पकड़ के गुरु जी ने खुद कहा बस इस संसार से, वो भी गुरु जी ने कभी ये नहीं कहा वैराग्य ले लो, रसिक वैरागी होना सिखाया। वैराग्य चंगा हुंदा है पर जरूरत से ज्यादा वैराग्य गृहस्थ छुड़ा देता है, गुरु जी ने कहा। तो ये भी नहीं है कि गुरु जी ने कोई बहुत सख्त नियम बना दिए कि हम सुबह से शाम तक सिर्फ पूजा पाठ में लगे रहें। सिर्फ यहाँ तक कि मुझे याद आता है कि गुरु जी ने किसी संगत की गाड़ी में भी बैठ के जब उन्होंने शब्द चलाए तो कहा पूरे दिन शब्द नहीं सुनने हैं तो थोड़ा और भी चीजें हैं। और इसीलिए गुरु जी के दरबार में भी बैलेंस कितना होता था कि जब एम्पायर स्टेट में लंगर प्रसाद हो जाता था उसके बाद में एक अलग ही समा, एक अलग ही नजारा हो जाता था। फिर वहां पे हंसराज हंस जी के भी फोक सॉन्ग्स बजते थे, एकदम पुराने सुरिंदर कौर, प्रकाश कौर वाले भी एकदम फोक सॉन्ग्स, टप्पे, कव्वालियां नुसरत साहब की, ये सब चलने लगती थी। क्यों? क्योंकि बैलेंस बना के रखना है जिंदगी में, और ये बैलेंस बहुत जरूरी है। इट्स लाइक वो जो आप एक बाइसिकल पे हैं और बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी पे जा रहे हैं, उस तरह का बैलेंस है। लेकिन गुरु जी आपको हर टेढ़े मेढ़े रास्ते से निकाल देते हैं। ट्रस्ट मी ऑन दिस। कितना भी मैं गुरु जी के बारे में बोलूं वो कम है, हम में से कोई भी बोले वो कम है, लेकिन जो पुराने गुरु जी के साथ के सत्संग है वो हमेशा नए रहते हैं। हमेशा जितना डूबते हैं उतना और मोती निकलते हैं उसमें से। मुझे याद है कि जब गुड़गांव में नए नए सत्संग शुरू हुए, गुरु जी ने ही आज्ञा दिया, गुरु जी ने हुक्म दिया, और वही वो टाइम था जब हम गुरु जी से एकदम नए नए जुड़े थे। 2003 यूके से आए थे, एक छोटा बच्चा, वेरी यंग, हम लोग लेट 20s में। तो गुड़गांव में जब गुरु जी ने सत्संग का हुक्म दिया भाटिया आंटी के घर पे, और मुश्किल से 4, 5, 6, 7 इतनी ही संगत आंटीज होती थी, और उनमें से गुरु जी की कृपा से एक मैं भी थी। स्कूल ड्रॉप करके बच्चे को मैं सीधे उनके यहाँ पहुंच जाती थी।
इतना अंदर से गुरुजी ने वो एक लगन लगा दी थी, एक पुल था मैग्नेटिक, जो भी कहिए, क्योंकि मुझे गुरुजी से बहुत ज्यादा लगाव हो गया था। राइट फ्रॉम डे वन, आई हैव नो हेजिटेशन इन सेइंग दिस, आई वाज सोल्ड। गुरुजी के दरबार में पैर रखते मुझे कुछ नहीं, इतने जो अब मैं सोचती हूँ कि मैं क्या सोचती थी वहां बैठ के, पर मुझे कुछ नहीं याद आता, क्योंकि वो जो शून्य होने की एक स्टेट होती है वो गुरुजी आपके अंदर क्रिएट कर देते हैं। मैं सोचती हूँ कि क्या मैंने कभी गुरुजी से ये कहा अपने मन में ही सही, टेलीपैथिकली ही सही। मैं क्रिया योग के बैकग्राउंड से थी, मेरे फादर क्रिया योगी थे और हमारे घर में ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी ऐसे पढ़ी जाती थी जैसे बाइबल हो। तो मैंने अपने बचपन से देखा ध्यान करते हुए पापा को, और ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी तो मेरे लिए बिल्कुल जैसे हमेशा मेरे पास रहती थी, ऐसी किताब थी। और उसको पढ़ के मुझे बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल इंटरेस्ट हो गया था, बहुत ज्यादा। जितना कुछ उसमें लिखा है मुझे लगता था कहीं तो ये सब होता होगा, कहीं तो ये सब होता सच में ऐसे प्रैक्टिकल होता होगा। और जब मैं गुरुजी के दरबार में गई तो मैंने देखा कि हाँ, प्रैक्टिकल होता है, ये सब कुछ होता है और यहाँ होता है, गुरुजी के सामने होता है। वो एक अलग डायमेंशन, अ डिफरेंट realm ऑफ रियलिटी, टोटली डिफरेंट। एक गुरुजी आपका जो एक आसपास का एनवायरनमेंट है, इकोसिस्टम है, वो भी पूरा चेंज कर देते हैं। उन दिनों में गुड़गांव में सत्संग शुरू हुए थे, सत्संग में हम लोग जाते थे, लेकिन बहुत ही स्मॉल लेवल, मतलब बहुत इनफॉर्मल होते थे। ऐसा नहीं था कि कोई सत्संग का, लेकिन फॉर्मेट सेम था। जो एक सत्संग का फॉर्मेट गुरुजी ने बताया बिल्कुल टू द टी फॉलो होता था, जैसा गुरुजी ने बताया। चाय प्रसाद के बारे में, शब्द वाणी के बारे में। शब्द वाणी तो सिर्फ गुरुजी ने जो अपने हाथ से चुनी, सिलेक्ट की, जो पर्टिकुलर रागी गुरुजी ने सिलेक्ट किए, वही शब्द वही रागी चलते थे हमेशा। आज तक यही कोशिश होनी चाहिए कि गुरुजी के चुने हुए रागी और उनके चुने हुए शब्द, क्योंकि गुरुजी ने तो खुद कहा ना कि संगत का कल्याण है इनमें, इन शब्दवाणी में। और जो गुरुजी ने रागी चुने, ऑफ कोर्स गुरुजी का कोई तो उसमें संगत के लिए मैसेज होगा। तो जब ये सत्संग होते थे और गुरुजी के सामने, गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, तब एम्पायर स्टेट में गुरुजी बैठे होते थे और गुरुजी को सब पता रहता था कि आज सत्संग में वहां पे क्या हुआ। और ऐसी नई दुनिया के दरवाजे खुल गए थे मेरे लिए तो, कि मुझे कुछ और अच्छा ही नहीं लगता था। गुरुजी कैसे आपके आसपास का पूरा एनवायरनमेंट चेंज कर देते हैं। वही लोग आपको मिलते हैं जो आपकी इस स्पिरिचुअल जर्नी में, आपकी प्रोग्रेस में आपके लिए अच्छे हैं। वो फैसिलिटेट करते हैं, वो गुरुजी के चुने हुए लोग होते हैं। और साथ में वाइस वर्सा भी है, जो नहीं है वो आपकी जिंदगी से निकलते चले जाते हैं, पता भी नहीं लगता आपको। ऐसे ही होता था। हम लोग, वी वर वेरी यंग दैट टाइम, तो कुछ रिलेटिव्स तो मजाक बनाने लगे थे कि इन लोगों को एक नया शौक मिल गया है कहीं किसी गुरुजी के पास जाने का। और कुछ थे जिन्होंने समझा इस बात को। खैर, गुरुजी की ऐसी कृपा रही कि हमें कभी भी ऐसा लगा नहीं कि हम ना जाएं। गुरुजी की मोहिनी, गुरुजी की वो मुस्कान, वो उनकी डिवाइन स्माइल ही ऐसी थी कि आप कहीं भी हो आपको खींच लेते थे। कभी कभी ऐसा होता था, घर से अगर मन थोड़ा इफ एंड बट डिलेमा में है, आज जाना है गुरुजी के यहाँ, और गुरुजी ऐसे खींच लेते थे कि आपको पता भी नहीं लगता था, आप सीधे तैयार होकर गाड़ी में बैठे और गुरुजी के यहाँ पहुंच गए। कितनी बार ऐसे टेस्ट होते थे कि जब जाने का प्लान बना रहे हैं उसी समय घर पे कोई आ जाएगा। लेकिन वो भी गुरुजी की एक कृपा ही होती थी, क्योंकि गुरुजी के यहाँ, गुरुजी के दरबार में कुछ भी बिना रीजन के नहीं होता। फिर वो जो टाइम गुरुजी ने डिसाइड किया होता था आपके लिए, आप उस टाइम पे पहुंचते थे।
एक बार थोड़ा सा हम लेट हो गए थे, क्योंकि गुरुजी की कृपा ऐसी होती थी कि ट्रैफिक वो उन दिनों इतना नहीं होता था, लेकिन जो एक बॉटल नेक सॉर्ट ऑफ था, अंधेरिया मोड़, फिर वो सिकंदरपुर, वहां तक आते आते काफी हो जाता था। लेकिन सम हाउ गुरुजी की कृपा से कभी ऐसा लगता नहीं था कि बहुत ट्रैफिक में है या बहुत लेट हो गया है। एक दिन घर से ही थोड़ा लेट हो गया, तो हम थोड़ा संकोच में, बाहर कक्कड़ अंकल खड़े होते थे, तो मेरे हस्बैंड विकास अंकल ने बोला कि आज तो लेट हो गया, सॉरी। तो उन्होंने कहा, कक्कड़ अंकल ने, आप अपनी मर्जी से थोड़ी आते हो, आप गुरुजी की मर्जी से आते हो, तो गुरुजी जिस टाइम पे आपको बुलाते हैं उसी टाइम पे आप पहुंचते हो। इतने सारे इस तरह के मैसेजेस गुरुजी के दरबार से मिलते थे। तो उन दिनों हम डीएलएफ में रहते थे और मेरा क्लिनिक घर के पास में ही था, तो बच्चों को लेके मैं क्लिनिक चली जाती थी और पीछे से घर में ताला रहता था, लॉक रहता था। तो जैसे डीएलएफ के अपार्टमेंट्स होते हैं, हमारे जो फ्रंट डोर नेबर्स थे, वहां पे एक आंटी रहती थी। एक्चुअली मैंने भी उनको गुरुजी के लिए काफी बताया और वो काफी इंटरेस्टेड भी थी। समहाउ गुरुजी की कॉलिंग नहीं हुई एंड शी कुड नॉट गो। वही मैं कहती हूँ, बहुत सौभाग्यशाली है हम अगर गुरुजी ने बुला लिया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानते थे फिर भी गुरुजी के दरबार नहीं पहुंच पाए, क्योंकि गुरुजी की कॉलिंग नहीं थी। तो जब मैं चली जाती थी क्लिनिक, तो एक दिन मैं आई तो उन्होंने कहा, बेटे आप तो चले जाते हो 4-5 घंटे के लिए, 3-4 घंटे, लेकिन आप क्या पीछे से अगरबत्ती जला के छोड़ के जाते हो? तो मैंने कहा, नहीं तो मैं तो सुबह ही अगरबत्ती जलाती हूँ एक बार, और ऐसा तो नहीं है। तो बोली, बेटे आपके घर के सामने से जितनी बार दरवाजा खोल के निकलो, लगता है अंदर से बहुत तेज फ्रेग्रेंस आ रही है। और उस समय उन्हें गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था, मैंने कुछ भी नहीं बताया था। तो उन्होंने कहा, आपके घर से हमेशा ना एक अजीब सी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी सी आती रहती है, तो कौन सी अगरबत्ती आप जलाते हो? तो उस समय मुझे भी नहीं समझ में आया कि ये क्या है, और मैंने उनको सिर्फ यही कहा कि आंटी मैं तो जो रेगुलर ब्रांड्स होते हैं अगरबत्ती के वही जलाती हूँ, सुबह जलाती हूँ नहाने के बाद में, तो दिन में तो नहीं जलती है। लेकिन उन्होंने जिस ढंग से इतना जोर दे के कहा तो मुझे भी लगा ये क्या है। और बाद में मुझे पता चला कि गुरु जी की जो अपनी फ्रेग्रेंस होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी ओवरपावरिंग होती है, बट इतनी सूदिंग होती है कि वो बहुत दूर दूर तक लोगों को आती है। एंड ऑफ कोर्स वी ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड दैट। हमने भी तो उसे महसूस किया, उस खुशबू को अपनी रूह से महसूस किया। जब भी गुरु जी के यहाँ जाते थे, मुझे स्पेशली जो दिल्ली के एक्सट्रीम विंटर्स हैं उनकी बड़ी याद आती है, क्योंकि वो ऐसे बोन चिलिंग विंटर्स, ओ माय गॉड, दिल्ली की सर्दी। और जब एम्पायर स्टेट में बाहर गाड़ियां लगती थी, ज्यादा गाड़ियां तो होती नहीं थी, ऐसा भी नहीं था कि बहुत क्राउडेड था, तो गाड़ियां तो लग जाती थी गेट के काफी करीब ही, लेकिन जो वहां से गेट से लेकर अंदर तक जाने की यात्रा होती थी, रात में ऑलमोस्ट अंधेरा हो जाता था, सर्दियों में जल्दी अंधेरा हो जाता है, और उस कड़ाके की ठंड में, स्पेशली इन माय प्रेगनेंसी व्हेन आई वाज एक्सपेक्टिंग माय डॉटर, उस टाइम पे तो पूरे टाइम जब गाड़ी से उतर के गुरुजी के यहाँ तक जाते थे, ट्रस्ट में इतनी ठंड लगती थी। व्हाटएवर आई यूज्ड टू वेयर, जैकेट, शॉल, उसको अच्छे से रैप करके, पूरे कान ढक के, जैकेट ऊपर तक जिप करके, इतनी ठंड में एक एक कदम किसी तरह से उस ठंड में, कोहरे में, अंधेरे में। लेकिन जैसे ही गुरुजी का दरबार पास आने लगता था, एक अलग तरह की वार्मथ, एक अलग तरह की खुशबू, एक अलग तरह का ऑरा ऐसे आपके चारों तरफ फैलने लगता था कि आप भूल जाते थे कि ठंड लग रही है। ये सब ऐसी अनुभूतियां हैं जो बियॉन्ड आवर सेंसरी एक्सपीरियंसेस हैं। दिस इज नो लेस देन एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस, क्योंकि आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और जैसे
गुरुजी के दरबार के पास पहुंचते थे, अचानक लगता था इतना प्रकाश चारों तरफ फैला हुआ है। और जब मैं वहां, उस समय एम्पायर स्टेट में गेट के अंदर शूज उतारे जाते थे, वहां पे लाइन से एकदम कोई या तो लगा देता था, कोई अपने से सेल्फ ऐसे वॉलेंटियर करके, कोई सेवादारों का ऐसा कोई बहुत रोल नहीं था, क्योंकि सब कुछ सेल्फ डिसिप्लिन वे में होता था। सेल्फ डिसिप्लिन वे में संगत भी उठती थी, एक साथ अंदर जाते थे, बैठते थे लंगर के बाद। तो ऐसा नहीं था कि बार बार किसी को बोलना पड़े। हाँ, बस थोड़ा इनिशियल जो एक प्रोसेस है उसके लिए सेवादार अंकल होते थे, और अंदर चाय प्रसाद वगैरह देने के लिए। तो वहां पे लाइन से शूज लगा के, वो जो सीढ़ियां थी उनपे चढ़ के, जब वो वरांडा, उसको भी मैं माथे लगाती थी पहले, और अंदर फिर वो 3 सीढ़ियां उतर के वो जो डिवाइन किंगडम, इतना प्रकाश, इतना नूर फैला रहता था चारों तरफ, क्योंकि वहां गुरुजी बैठे होते थे। अगर मैं याद करूं, मुझे शब्द नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अनुभूतियां चाहिए। वही अनुभूतियां हैं, खुशबू, रोशनी, वार्मथ, लव, अफेक्शन, अनकंडीशनल प्योर लव। ये गुरुजी का दरबार है, अगर आप शब्दों में बांधना चाहें तो। मेरी आदत थी कि मैं जो 3 सीढ़ियां हैं उनको भी उतर के, जैसे ही वो मरून वेलवेटी कारपेट पैरों से टच करता था, मैं उसे भी प्रणाम करती थी। और उसके बाद जैसे ही टर्न हो, सामने महाराज बैठे होते थे, इतने चमकते हुए। ये उन्हीं का प्रकाश था। जैसे एक अंधेरे कमरे में आप मणि रख दीजिए, तो उस मणि के प्रकाश से चारों तरफ रोशनी हो जाती है। मणि तो मैंने देखी नहीं कभी, लेकिन हाँ, अगर होती होगी तो ऐसे। गुरुजी के प्रकाश के आगे सब कुछ फीका था। ना जो वहां शैंडलियर लगा होता था वो, ना जो लाइट बल्ब्स लगे होते थे वो, कुछ भी नहीं। ये गुरुजी का अपना स्वयं का प्रकाश था, उनका नूर था। हो गई मैं नूरो नूर नहीं। गुरुजी के सामने जितने भजन, जितने गुरुजी की उस्तत में गाए हुए, चाहे वो डॉली गुलेरिया आंटी हो, चाहे रिंकू अंकल हो, इन सब के जो गुरुजी के सामने सुने, वो अंदर आत्मा में बसे हुए हैं, एक एक शब्द उनके। गुरुजी के दरबार में सीडीज भी बहुत कम मिलती थी। उस समय तो कैसेट थी। तो एक बार मुझे मिली वो कैसेट, जिसमें कि शब्द था, तेरे ऊंचे मंदिर महल अपारा, माधो तेरे ऊंचे मंदिर महल अपारा। इतना मैंने उसको सुना कि वो शब्द एकदम आपके जैसे आत्मा में रच बस जाते हैं। गुरुजी के सामने 2 बार मुझे, जब गुरुजी ने गड़वी ब्लेस करके दी, 2 बार मुझे गड़वी दी। मुझे नहीं पता, कुछ कॉज एंड इफेक्ट अप्लाई नहीं होता। कोई लॉज ऑफ दिस फिजिकल वर्ल्ड, कॉजेलिटी, रैशनल थिंकिंग, ये सब कुछ गुरुजी के सामने अप्लाई होता ही नहीं। इवन टाइम, डिस्टेंस एंड स्पेस, गुरुजी के सामने टाइम लीनियर होता ही नहीं है कि पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर है। गुरुजी के सामने टाइम वहीं से शुरू होता है जहां से आप गुरुजी को मिलते हैं, वहां से आपका समय शुरू होता है। तो गुरुजी ने मुझे 2 बार गड़वी लाने को बोला। आई वॉज सो इग्नोरेंट। अब मुझे लगता है, लेकिन ये भी गुरुजी की ही मर्जी थी, क्योंकि गुरुजी आपसे कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखते थे कि आप उनको कुछ भी बदले में दें। आप क्या दे सकते हैं उनको? गुरुजी तो सिर्फ वहां देने के लिए बैठे थे। इवन जब हम फर्स्ट टाइम जा रहे थे तो भी मेरे दिमाग में यही था। मैंने आंटी से पूछा भी कि वहां पे कुछ चढ़ाने के लिए डोनेशन एंड ऑल, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
और यही मेरे लिए इतना बड़ा सरप्राइज था। आप कहीं और जाइए, किसी भी आश्रम, दरबार, मंदिर तो खैर अलग बात है, लेकिन आप देखिए एक अच्छी खासी hefty फीस होती है किसी भी इवन योगा टीचर्स के पास में। यहाँ गुरुजी कुछ भी लिए बिना आपसे इतना कुछ आपको ब्लेस करते हैं। बदले में हाँ, गुरुजी सरेंडर करने को कहते थे कि सरेंडर कर दो। सरेंडर मतलब आप अब गुरुजी के हो गए, अब आपका अच्छा बुरा जो है गुरुजी देख लेंगे। जिस दिन मन से ये भाव आ जाता है, उस दिन गुरुजी फिर आपको ऐसे नजारे दिखाते हैं। तो मुझे आई वॉज वेरी नाइव, यंग, इनोसेंट, वॉट एवर, फुलिश, बट मैंने कभी गुरुजी से पूछा नहीं, कभी नहीं पूछा। और अब लगता है अच्छा किया नहीं पूछा। पूछ के आप अपने को बांध लेते हैं एक सीमा में, और गुरुजी को भी साथ में। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। 2 बार गुरुजी ने मुझे गड़वी लाने का हुक्म दिया, और दोनों बार कुछ भी नहीं कहा, ना पूछा, ना जरूरत थी पूछने की, कोई जरूरत नहीं थी। बिन बोलिया सब कुछ जानता, किस आगे कीजिए अरदास। जब आप वहां हैं, गुरुजी ने बुलाया है, मतलब उन्हें सब पता है। तो उन्होंने मुझे एक बार जाते ही 1 महीने के अंदर, और दूसरी बार थोड़े 1 साल हो गया था उसके बाद में गड़बी लाने के लिए कहा। और दोनों बार वही शाइनिंग न्यू कॉपर की गड़बी मैं लेके गई, और गुरुजी ने अपने हाथ में रख के थोड़ा घुमा के ब्लेस करके फिर ऐसे देखा जैसे गुरुजी देखते थे संगत की तरफ, और लगता था ओह माय गॉड, ये नजरें रूह में उतर जाती हैं, ये इट पियर्सेस थ्रू योर सोल। जब गुरुजी से मैंने पहली बार भी मन में वहां बैठ के यही सोचा, गुरुजी हु आर यू महावतार बाबा जी, तो भी गुरुजी ने उन्हीं नजरों से देखा था मुझे, और मुझे फिर कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं लगी उसके बाद। ऑल क्वेरीज सॉल्व्ड, ऑल क्वेश्चंस आंसर्ड विदाउट इवन आस्किंग। तो वो 2 बार गुरुजी ने गड़वी ब्लेस करके दी। एक बार जब पहली बार गुरुजी ने गड़वी दे दी थी, और पहली बार गड़वी लाने के लिए गुरुजी ने कहा था, और मैं बिल्कुल नई थी, तो मुझे ज्यादा कुछ आइडिया भी नहीं था कहाँ से लेना है, क्या करना है। हम लोग दिल्ली में भी नए थे। तो उसके जस्ट बाद गुरुजी ने एक प्राइवेट सत्संग, क्या लेकिन गुरुजी किसी के घर जाते थे तो वो कुछ संगत को आने के लिए आज्ञा दे देते थे, मोस्टली फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को जिनके घर जा रहे हैं गुरुजी। तो वहां पे अभी भी मुझे नहीं पता किसका घर था, लेकिन एक पार्किंग लॉट में गुरुजी ने खुद से कहा, दिल्ली में आरके पुरम में गुरुजी ने खुद से कहा कि पार्किंग लॉट में सत्संग रखना। और पार्किंग लॉट में ही गुरुजी ने कहा कि मेरा आसन लगेगा, स्टेज। तो गुरुजी का स्टेज पार्किंग लॉट में लगा। इतने बड़े बड़े जो भी बैंक्वेट हॉल्स होते हैं या कहीं भी कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं, उनको छोड़कर पार्किंग लॉट में गुरुजी ने ये आज्ञा दी, जबकि दे वर लाइक ऑल ब्यूरोक्रेट्स जिनके यहाँ गए थे वो भी, और जो वो नेबरहुड था, दे वर ऑल ब्यूरोक्रेट्स, टॉप नॉच ब्यूरोक्रेट्स। वो चाहते तो कहाँ नहीं गुरुजी का सत्संग करवा सकते थे, लेकिन गुरुजी ने हुक्म दिया। सिंपलिसिटी इसको कहते हैं। ये गुरुजी ने प्रैक्टिकल करके दिखाया। इसलिए सारी संगत को हमेशा याद रखना चाहिए कि गुरुजी खुद कैसे करवाते थे चीजों को, सत्संग के दौरान भी। कितनी सिंपलिसिटी कि गुरुजी ने कहा कहीं और जगह लेने की जरूरत नहीं है, पार्किंग लॉट में ही मेरा स्टेज लगेगा। और लगा गुरुजी का स्टेज पार्किंग लॉट में, नॉट टू बिग, ऑब्वियसली पार्किंग लॉट है तो बीचों बीच में बहुत बड़ा नहीं, बस छोटा स्टेज। उस पे व्हाइट चादर डाली गई, गुरुजी की गद्दी रखी गई। गद्दी भी ऐसी नहीं कि बहुत आलीशान गद्दी, एक कंफर्टेबल नाइस सोफा वो रखा गया। और गुरुजी महाराज आए, और गुरुजी ने साथ में एक चीज और बोली, लंगर का मेन्यू
गुरुजी ने उस दिन खुद से बताया, जो मेरी कजिन्स थी उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी ने आज का लंगर मेन्यू खुद बताया है कि आज ये बनेगा। सैटरडे था उस दिन और गुरुजी ने कहा आज साउथ इंडियन मेन्यू रहेगा लंगर प्रसाद का, विच इज इडली, डोसा, सांबर एंड चटनी। और लंगर प्रसाद भी उस दिन एक काउंटर जैसा बना था, वहां पे लाइन लग के संगत ले रही थी। तो उस दिन जो रेगुलर फॉर्मेट था वो नहीं था बैठ के खाने वाला, ऐसा था। तो उसी, और जब गुरुजी आए इतना मौसम सुहाना हो गया। सबसे बड़ी बात कि गुरुजी जहां रहते थे सुहाना मौसम हो जाता था, ठंड नहीं लगती थी, गर्मी है तो गर्मी नहीं लगती थी। गुरुजी ऐसा कुछ कर देते थे, आपका इकोसिस्टम चेंज कर देते थे। तो जो ठंड की मैंने बात बताई वो भी गुरुजी के यहाँ जाके कोई ठंड नहीं लगती थी। जब हम वापस आते थे टुवर्ड्स द कार तो मैं बिल्कुल भी फील नहीं कर रही होती थी कि बहुत ठंड है या फिर मुझे बहुत ठंड लग रही है, बिल्कुल भी नहीं। वो गुरुजी की इतनी ऊर्जा, उनकी ऊष्मा, उनकी एनर्जी, उनका ऑरा इतना आपको अंदर तक हील कर देता है। तो गुरुजी ने वहां पे बहुत सुहाना मौसम कर दिया था उस दिन, और गुरुजी व्हाइट चोला पहन के आए थे और गुरुजी ने लंगर का मेन्यू, साउथ इंडियन मेन्यू बताया। और उसके बाद जो थोड़ा बहुत समय ऐसा बचा उसमें थोड़े लोग गुरुजी के पास जाके चरण छू रहे थे, थोड़ा सा बातचीत गुरुजी कर रहे थे, बहुत अच्छे मूड में थे। गुरुजी हमेशा बहुत अच्छे मूड में होते थे, हमेशा स्माइल कर देते थे, हाथ उठा के नमस्ते कर देते थे, हमेशा उनके चेहरे से देख के इतनी खुशी झलकती थी, या फिर बहुत ही ध्यान मग्न मुद्रा में बैठे रहते थे जैसे शिव जी कैलाश पे बैठते हैं। जब शब्द वाणी चलती होती थी 2 घंटा एम्पायर स्टेट में तो गुरुजी वैसे ही ध्यान मग्न शिव की मुद्रा में बैठे रहते थे। कभी कभी आंख खोल के देखते थे और उसी समय आपकी नजरें जब मिलती थी, सच में बिल्कुल आपके एक एक सेल में बॉडी कैसे स्पंदन होता था। तो उस दिन गुरुजी के पास मैं गई अपनी आंटी के साथ में, और मैंने जैसे ही चरण छुए स्टेज पे गुरुजी के, और मैंने ऊपर अपना सर किया, मैंने सोचा मैं भी थोड़ी बात करूं। और गुरुजी ने कहा गड़बी ले आई, गड़बी लाने को बोला है ना। फिर से गुरुजी ने कहा गड़बी ले आई, क्योंकि उनको पता था कि मुझसे उन्होंने कहा हुआ है, और मेरे लिए उतना बहुत था कि गुरुजी को मेरी याद है। मैं इतनी नई, मैं अकिंचन, मैं तुच्छ, इतनी नई, यहाँ पे ऐसे इतने बड़े बड़े लोग आते हैं यहाँ पे, और गुरुजी को मेरी याद है कि मुझे उन्होंने गड़बी लाने को कहा है। इसका मतलब गुरुजी मुझे जानते हैं, एंड दैट वाज इनफ रीअश्योरेंस फॉर मी। एंड श्योर इनफ नेक्स्ट टाइम गड़बी लेके गए गुरुजी के सामने, लाइन में लगे थे, लाइन में आप लगे होते थे और गुरुजी आपको यूं करके देखते थे कि जो लाइन में चौथे या 5वें नंबर पे खड़ा हुआ है, गुरुजी लगता था उसको देख रहे हैं और उसको बुला लेते थे। कभी भी गुरुजी जो बिल्कुल उनके चरणों में बैठा है या जो बिल्कुल उनके सामने खड़ा है उसे नहीं देखते थे। गुरुजी की गिनती हमेशा पीछे से शुरू होती थी। इसीलिए गुरुजी जब तैयार होके चोला पहन के आते थे तो जो सबसे पीछे बैठे होते थे दरबार में, सबसे पहले दर्शन गुरुजी के उनको होते थे। गुरुजी की लाइन, गुरुजी की गिनती वहीं से शुरू होती है। तो फिर जब गुरुजी ने चौथे या 5वें नंबर पे, और मैं बिल्कुल हड़बड़ा गई, मुझे इट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड फॉर मी, मुझे नहीं लगा था कि गुरुजी ऐसे बुला लेंगे। और गुरुजी ने हाथ के इशारे से बुला लिया और ब्लेस कर दिया। दूसरी बार भी यही हुआ कि मैं जब दूसरी बार गड़बी लेके गई तो एम्पायर स्टेट में किचन के सामने एक पिलर था, उसके पीछे अक्सर मैं बैठा करती थी, और वहां से गुरुजी ने गद्दी पे बैठे बैठे हाथ के इशारे से मुझे बुलाया, और मुझे लगा मुझे, और मैं फटाफट से उठी और सिंगला अंकल ने बोला आंटी, मैंने कहा नहीं गुरुजी बुला रहे हैं अंकल। उनका अच्छा जाओ, और गुरुजी के सामने पहुंच गई फिर से। तो जो वहां बैठ के गद्दी पे, मैं पिलर के पीछे बैठी हूँ हाथ में गड़बी लेके, और उन्हें पता है कि उन्हें आज मुझे ये गड़बी ब्लेस करनी है, और मैं सोच रही थी कि आज तो इतनी संगत है, इतनी भीड़ है, गुरुजी को तो याद ही नहीं होगा कि मैं गड़बी लेके आई हूँ। तो ये है हमारे गुरुजी, ऐसे हमारे गुरुजी जो हमारे बिना कुछ कहे, बिना बोले सब कुछ हमारे बारे में जानते हैं। ही नोज अस
more than we know about ourselves inside out. So Shukrana Guruji, thank you so much Guruji for everything. कितना शुक्राना करेंगे वो तो बहुत कम है, बस अपने चरणों में रखना इतनी सी बस अरदास है। कभी छोड़ना मत, अपनी संगत का हाथ कभी मत छोड़ना। एंड आई एम श्योर कि गुरुजी कभी नहीं छोड़ते अपनी संगत को, हमेशा हमेशा अपने से जोड़ के रखते हैं, क्योंकि ये सिर्फ वो कर सकते हैं, हमारे बस में नहीं है। सो शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो 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 मच। शुक्राना संगत जी, थैंक यू। जय गुरुजी, जय गुरुजी।